अक्सर लोगों को देखा जाता है गर्मी का सीजन आता है, स्किन से जुड़ी हुई समस्याएं सामने आती हैं, बच्चों में, बड़ों में, बूढ़ों में। आज मेरे साथ डॉक्टर गोविंद हैं, खास करके वो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और इनका नर्सिंग डर्मा क्लिनिक है, जो मेरे सामने आज हैं वर्तमान में। सर, आपका स्वागत है इस। नमस्कार। सबसे बड़ी बात होती है, वैसे तो स्किन से जुड़ी हुई समस्या अक्सर होती है, पूरे साल होती है, हुँ। लेकिन गर्मी में कौन कौन से ऐसा परेशानी है जो लोगों से उससे हुँ, बचना चाहिए और कैसे बचा जा सकता है? ठीक है। गर्मी में बहुत सारी प्रॉब्लम जो वैसे बॉडी में रहती हैं, वो भी ख़ासकर ऊपर आ जाती हैं, लाइक दिनाय हो जाता है, जो कि ज़्यादातर जाँघ वगैरह में होता है, काँख वगैरह में होता है, इन सब जगहों पे, आर्मपिट वगैरह पे हो गया। इन सब जगह ज़्यादा क्लोज़्ड एरिया है ना, वहाँ पे ज़्यादा दिनाय होता है, ठीक है? और उसके बाद गर्मी के एक जो मौसम में सब लोग जानते हैं, प्रिकली हीट जिसको बोलते हैं ना, वो गर्मी के रैश होते हैं, वो हम्म। वाले गर्मी के रैशेज़ हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद पूरे बॉडी पे चकत्ते वाली बीमारी होती है, जिसको बोलते हैं अर्टिकेरिया बोलते हैं, वो भी होता है गर्मी में थोड़ा ज़्यादा। और गर्मी से रिलेटेड और भी चीज़ें हैं, लाइक किसी-किसी पेशेंट में सोरायसिस वाले पेशेंट में सोरायसिस भी ज़्यादा होता है, ये भी हो सकता है। अच्छा, अक्सर देखा जाता है। पिंपल्स और एक पिंपल्स जो एक्ने बोलते हैं बच्चों में, वो जी। पिंपल्स खासकर ज़्यादा होता है गर्मियों में। नहीं, अक्सर बच्चों में जब हुँ, यौवन हुँ, हुँ। आता है हाँ, तो हाँ। बहुत बच्चे परेशान हो जाते हैं। हुँ, तो मेल और फीमेल दोनों में पिंपल्स का कोई अलग कारण हो सकता है जिसके वजह देखिए। से दोनों हुँ, हुँ। परेशान होते हैं? देखिए, हाँ, कारण है दोनों के हार्मोन्स। हम्म। तो मेल वाले फीमेल और फीमेल हार्मोन्स दोनों अलग-अलग हैं। तो जो मेल हार्मोन्स है, जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। तो उसमें ये इसकी मात्रा ज़्यादा होने के कारण ये बच्चों में, जो मेल वाले बच्चे हैं, उनमें ज़्यादा होता है एक्ने, ठीक है? तो उसमें, और जो फीमेल है उसमें एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन के ज़्यादा होने के कारण, जो कि मेनली आपको प्यूबर्टी जैसे स्टार्ट होता है बच्चों में, हम्म। उसके बाद ज़्यादा देखने को मिलता है। और वैसे जिनके घर में ज़्यादा हिस्ट्री है कि उसके मम्मी-पापा को यदि एक्ने है, तो उन बच्चों में ये वाली चीज़ें और ज़्यादा होंगी, अच्छा। और उनमें थोड़ा ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। और मेनली एक्ने को लाइटली नहीं लेना चाहिए कि बस ऐसा नहीं है कि सिर्फ एज का वो सिम्पटम है, हम्म। वो उसको ट्रीटमेंट कराना चाहिए। उससे क्या होता है कि उसके दाग नहीं बनते हैं, उसके गड्ढे नहीं बनते हैं, इसलिए एक्ने को ट्रीटमेंट कराना ज़रूरी है। नहीं, अक्सर कहा जाता है कि अगर हुँ। होता भी है तो उसे हाथ से नहीं छुएं। बिल्कुल, हाथ से छूने से क्या होता है, हाथ से छुएँगे तो उसके दाग बन जाएँगे। हम्म। दाग बन जाएँगे क्योंकि वो लाल होगा, धूप में जाने से, और लाल से काला हो जाएगा, फिर वो हम्म। दाग ज़्यादा दिन तक रहेगा। अच्छा। जो नॉर्मल रहेगा उसको हम ट्रीट ईज़िली कर सकते हैं, वो जल्दी सेटल डाउन हो जाएगा, बट एक बार वो दाग बन गया तो उसको ट्रीटमेंट में आपको 5 से 6 महीने लग जाएँगे। अच्छा, अक्सर कहा जाता है कि जिनके माता-पिता को अगर एक्ने पहले से है, हुँ, हुँ, चेहरा हुँ। उस तरह का डिस्टर्ब है हुँ, कुछ, हुँ, हुँ। तो उनके बच्चों में ज़्यादा चांस रहता है होने का? बिल्कुल, उसमें थोड़ा प्रोबेबिलिटी नॉर्मल पॉपुलेशन से थोड़ा ज़्यादा रहेगा, हुँ। क्योंकि एक तो उनकी फैमिली हिस्ट्री में रन कर रहा है, साथ में उनके हार्मोन्स जो उनके नॉर्मल लेवल सारे बच्चों में रहते हैं, उसके उसके चलते तो होगा ही। हुँ, हुँ। साथ में थोड़ा बहुत लाइफ़स्टाइल का भी फ़र्क पड़ता है, ये नहीं कि सिर्फ लाइफ़स्टाइल से ही फ़र्क पड़ रहा है आपको। हुँ। लाइफ़स्टाइल में है क्या है कि आपको, जैसे कि आप थोड़ा बहुत एक्सरसाइज़ करते हैं कि नहीं? हुँ। सबको थोड़ा बहुत एक्सरसाइज़ डेली करना चाहिए, मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, या कभी भी हो, जब भी आपको टाइम मिले, 1 घंटा अपने लिए निकालना चाहिए। हुँ। सो दैट कि आप सारे तनाव से दूर होके 1 हुँ। घंटा अपने आप को समय दे रहे हैं। हुँ। हुँ। तो स्ट्रेस, सबका सारी चीज़ों का कारण एक स्ट्रेस होता है। बाल झड़ने से लेकर के, आपको पिंपल से लेकर के, आपको ये अर्टिकेरिया जो मैंने बताया था, एलर्जी वाला चीज़, वो भी स्ट्रेस से बढ़ता है। अच्छा, कुछ ऐसे भी स्किन से जुड़ी हुई समस्याएँ हैं जो बच्चों में मैंने बचपन से ही होता है, ऐसा कुछ भी है हाँ, क्या? हाँ। इसमें एटोपिक डर्मेटाइटिस बोलते हैं उसको, जैसे कि वो एटोपिक डर्मेटाइटिस एक तरह का स्किन का अस्थमा है। हुँ। ठीक है? तो अस्थमा, एटोपिक डर्मेटाइटिस वाले बच्चे, अक्सर क्या होता है, वो आगे चल के उनको अस्थमा होने के ज़्यादा चांसेज़ होता है, अच्छा। नॉर्मल पॉपुलेशन से। हुँ। हुँ। तो उसमें क्या होगा, मेनली बचपन से उनको रैशेज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं। और रैशेज़ मेनली पहले कहाँ स्टार्ट होते हैं, जब बच्चा क्रॉल करता है ना, तो ज़्यादातर बाहर वाले एरिया में पहले रैशेज़ होना स्टार्ट होंगे, जब वो छोटा बच्चा रहेगा। हुँ। जैसे ही और चलना स्टार्ट करेगा तो उसको अंदर के पार्ट में ज़्यादा रैशेज़ होना स्टार्ट होते हैं। तो ये सारे लक्षण हैं एटोपिक डर्मेटाइटिस का। उसको सर्दी, जुकाम, ये सब चीज़ें उसको बचपन से ही ज़्यादा होगा। उसके घर में थोड़ा अस्थमा के प्रॉब्लम हो सकता है, मम्मी-पापा में, दादा-दादी में, इन सब में थोड़ा अस्थमा वगैरह का भी चीज़ें मिल सकता है। तो ये सब सारी हिस्ट्री समझ के हम लोग उसको डायग्नोज़ करते हैं एटोपिक डर्मेटाइटिस। अच्छा, स्किन से जुड़ी हुई सबसे खतरनाक बीमारी का कुछ चर्चा करिए। कौन-कौन से हैं जिससे बच तो सकते हैं, जो ज़्यादा खतरनाक है? हाँ, तो एटोपिक डर्मेटाइटिस तो ये नॉर्मल है कि जो कि आपको पूरे साल या पूरे आपको 12 साल तक बच्चों को परेशान करके रख सकता है।
लेकिन मेनली एटोपिक डर्मेटाइटिस का मैं एक चीज़ बता दूं कि उसमें क्या है कि यदि बच्चा जो है उसको हम अच्छे से मॉइस्चराइज करके रखें, मतलब हमेशा उसको या तो तेल लगाएं। तेल में आपको कोई और तेल नहीं लगाना है, प्लेन पैराशूट का जो तेल होता है ना, तो लगाना हो तो वो लगाएं। अदरवाइज हमारे जो हम लोग जो प्रिस्क्राइब करते हैं इमोलियंट्स वगैरह, जिसमें थोड़ा ज़्यादा देर तक वो उसके ड्राइनेस को हटा के रखेगा। तो नारियल और ये सरसों तेल नहीं? सरसों तेल नहीं, नारियल का तेल प्लेन वाला पैराशूट, पैराशूट। ब्लू वाला जो डब्बा आता है ना, वही वाला प्लेन। कुछ भी ये नहीं कि जैस्मिन और फ्रेगनेंस वाला, कुछ भी नहीं। उसको इन सबसे एलर्जी हो सकती है, ये सब है। और जो खतरनाक बीमारी की बात किया, तो वैसे खतरनाक बहुत सारी हैं, जिसमें कि एक होता है स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। वो क्या होता है, कोई एक दवा लेने के कारण किसी भी आदमी में कोई भी दवा, नॉर्मल दवा पैरासीटामोल खा के भी उसको पूरे बॉडी पे रैसेस निकल सकते हैं। अच्छा। और कोई भी नॉर्मल भी बीमारी, सब चीज़ का एक बहुत बड़ा रूप होता है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं। एक्ने का भी बहुत भयानक भयानक मेरे पास पेशेंट ट्रीट किया है, इसमें पूरे उसको मुंह पे बहुत काफ़ी बड़े बड़े दाने हो रखे थे। तो वो भी, लेकिन टाइम लगता है। यदि वो ट्रीटमेंट रेगुलर लेगा तो उसके भी 6-7 महीने में बीमारी सही हो जाएंगी। और इसके अलावा और भी भयानक बीमारी में जो बात किया, एक होता है सोरेसिस। सोरेसिस जो होता है वो भी काफ़ी लॉन्ग टाइम रहेगा, क्योंकि ये सब ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं। ऑटोइम्यून डिजीज़ क्या होता है, ये आपको आपके अंदरूनी शक्ति से हो रहा है, तो उसकी कोई दवा नहीं कि उसको हम कम कर सकते हैं। अंदरूनी शक्ति को हम कम करेंगे तो आपको और सारी इन्फेक्शन आपको फैल जाएंगी, तो इसलिए उसको हम कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम उसको मेंटेन करके रखते हैं, क्योंकि उसको क्या बोलते हैं, रिलैप्स फेज में चला जाएगा, रिलैप्स हो जाएगा वो बार बार होने के कारण। लेकिन रिमिटिंग फेज में क्या रहेगा, उसका नॉर्मल फेज रहेगा, उसको स्किन पूरा नॉर्मल रहेगा। तो सोरेसिस हो गया। उसके अलावा बहुत सारे बुल्लस डिसऑर्डर होते हैं, जिसमें कि बहुत बड़े बड़े छाले बन जाते हैं शरीर पे, वो भी मतलब थोड़े खतरनाक बीमारी में माना जाता है। और कुष्ठ रोग है, जो कि आजकल तो एलिमिनेट हो गया, लेकिन मैंने अभी देखा है कि भागलपुर एरिया हो गया, या ये यहाँ पे बख्तियारपुर एरिया, इन सब में थोड़ा ये सब ज़्यादा देखने को मिला है। और किशनगंज एरिया में भी थोड़ा वहाँ के पेशेंट ज़्यादा देखने को मिला है। कारण आई थिंक वहाँ का बेल्ट हो सकता है, वहाँ पे पेशेंट का एक रहता है ना, कारण तो नहीं मैं बता सकता, पानी भी उसका? नहीं, पानी ऐसा कुछ भी नहीं, मेनली वो लेटरिन के रास्ते फैल सकता है। जो लोग यदि ओपन डेफिकेशन खेत वगैरह में जाते हैं ना, उस एरिया में थोड़ा ज़्यादा फैलने के चांसेस रहता है। इसलिए बाथरूम वगैरह बनने के कारण आजकल तो उसकी वजह से थोड़ी बीमारी कम हो गई। इसका मतलब तो यह हुआ कि कुष्ठ रोग अगर किसी को हुआ है, हाँ हाँ, और अगर आसपास के एरिया में अगर वो मल मूत्र त्याग कर रहे हैं, और दूसरे तो लोग भी जाते हैं, तो उन्हें भी तो उनको चांसेस ज़्यादा हो सकता है। ये नहीं कि एक दिन में कुष्ठ रोग फैल जाए किसी को। कुष्ठ रोग बहुत लॉन्ग टर्म बीमारी है, तो उसमें धीरे धीरे फैलता है। अब कोई ऐसा नहीं कुष्ठ रोग के एक घर में कुष्ठ रोग हो गया तो सबको हो जाएगा, ऐसा कुछ कभी नहीं होता है। वो बहुत क्लोज कांटेक्ट में यदि उसके रहेगा और सालों भर रहेगा, तब जाके उसको थोड़ा बहुत सिम्टम आ सकता है। लेकिन कुष्ठ रोग में यही ध्यान देना होता है कि अभी कहीं भी आपको लगता है कि कहीं सुनपन लग रहा है, सुनपन ऐसा नहीं कि सुनपन आपको बस लगेगा आपको कुष्ठ रोग है, ये भी नहीं है। उसमें बहुत सारे प्रकार के लीजन्स आते हैं स्किन पे। मेनली है कि यदि आपको ऐसा कुछ दिखता है कि सुनपन लगता है, बॉडी पे कुछ रैसेस दिखते हैं, तो आप जाके कहीं भी स्किन डॉक्टर से अच्छे से दिखाइए। स्वेट नहीं तो कुष्ठ रोग की कहीं बीमारी तो नहीं है। इसके लिए कुष्ठ रोग का इलाज संभव है, 2 साल तक दवाइयाँ कंटिन्यूस खानी पड़ती हैं, तो उसका इलाज बिल्कुल संभव है। नहीं तो अदरवाइज बहुत सारे उसमें उंगलियां भी कट जाती हैं अपने आप, ऐसा भी होता है। अच्छा, एक और कुष्ठ रोग के तरफ ही लोग उसको देखते हैं, सफेद दाग जो होता है। हाँ बिल्कुल। तो सफेद दाग को कुष्ठ रोग में आप मान सकते हैं या नहीं मान सकते? नहीं, सफ़ेद दाग कुछ भी नहीं है। एक तरह से आजकल हमारे गांव में लोग इसको अलग तरीके से देखते हैं। अदरवाइज किसी को कुष्ठ रोग है तो मतलब ये सफ़ेद दाग है, तो ऐसा नहीं है कि मैं इसको छूऊंगा तो मुझे कुष्ठ रोग मतलब सफ़ेद दाग हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। मैं तो दिन भर पेशेंट को सफ़ेद दाग को छूते रहता हूँ, तो मुझे तो आज तक नहीं हुआ सफ़ेद दाग। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सफ़ेद दाग वाले को छुएंगे तो सफ़ेद दाग मुझे भी हो जाएगा, सफ़ेद दाग वाले के साथ खाना खाएंगे तो मुझे भी सफ़ेद दाग हो जाएगा। तो ये इलाज है, बिल्कुल इलाज है। यदि आप ट्रीटमेंट अच्छे से कराइएगा तो आपका इलाज बिल्कुल संभव है। बहुत लोग का इलाज हुआ है, बहुत लोग ठीक हुए हैं। लेकिन बहुत लोग का क्या होता है कि बहुत दिनों से उनका सफ़ेद दाग हो रखा था, वो भी ऑटोइम्यून डिजीज ही है एक तरह का। तो उसमें क्या होती है, नॉर्मल जो हमारे सेल्स बनती हैं वहाँ से वो नॉर्मल सेल्स वो गायब हो जाते हैं, मर जाते हैं, क्योंकि हमारी ऑटो एंटीबॉडीज उसके अगेंस्ट बन जाती है। अच्छा। तो नॉर्मल वो मेलानोसाइट काला जो कराती हैं वो सब सेल्स गायब हो जाते हैं, तो वहाँ पे सेल कोई रहेगा नहीं, तो इसलिए वहाँ पे सफ़ेद हो जाता है। तो इसलिए अभी हमारे फॉरेन कंट्रीज में तो इसको कुछ देखा भी नहीं जाता, क्योंकि वहाँ पे रंग भेद कुछ माना नहीं जाता है। तो इसलिए वहाँ के लोग सफ़ेद दाग भी तो ऐसे ही रहते हैं, नॉर्मल रहते हैं। कुछ लोग में क्या होता है 90% बॉडी सरफेस एरिया सफ़ेद दाग हो जाता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि आप उसको भी जो काला है उसको भी सफ़ेद करा लो। ऐसा भी दवाई होता है जिसको सफ़ेद कर देता है, अच्छा, ब्लैक काला वाला एरिया को, तो पूरा नॉर्मल लगेगा। एक मेनली यूनिफॉर्म लगेगा ना, फिर पेशेंट नहीं बोलेगा कि आपको सफ़ेद दाग है। तो यही सब चीज़ों का ध्यान देना है कि मेनली
आधा जो स्किन की डिजीज ना, आधा लोग मतलब ना एक दूसरे को वो घिन भावना से देखने के चलते ज़्यादा लोग परेशान होते हैं। किसको ऐसे चीज़ें चेहरे पे लीजन है, दाग है, दिनाए हैं, सब तो ऐसा कुछ है नहीं। स्किन की बीमारियाँ ट्रीट हो सकती हैं, काफ़ी हद तक ट्रीट हो जाती हैं। अच्छा, एक चीज अंतिम सवाल, सीजनली कौन कौन सी बीमारी है जिससे लोग को बचना चाहिए अलग? तो देखिए जैसे कि गर्मी के दिनों में मैंने बताया था, दिनाए ज़्यादा होता है। एक्जिमा ऐसा है कि सारे टाइप के मतलब सीजन में सब में मिलेगा एक्जिमा। ज़्यादातर वो सूखा होने की वजह से एक्जिमा ज़्यादा होता है, तो ठंड के दिनों में एक्जिमा ज़्यादा होता है। और आपको एक्ने ज़्यादा होता है आपको गर्मी के दिनों में, या फिर मानसून सीजन में ज़्यादा होता है। और मानसून सीजन में फिर दिनाए ज़्यादा होगा, और यही है। और कुछ खास टिप्स है कुछ क्या आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाँ, आपने तो किया? प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबको बताना चाहूँगा कि आप सब लोग एक प्रकार से, एक तो जो साबुन यूज करते हैं उसमें ध्यान देना है कि डिटॉल साबुन, ये लाइफबॉय साबुन, ये सब लगाने से ऐसा नहीं है कि आपको बैक्टीरिया से आपको वो हटा रहा है। आपका 99% ऐसे जर्म को कोई नहीं साबुन हटा सकता है। वो आप रेगुलर आप नॉर्मल नहा भी लोगे ना तो भी अच्छा रहेगा। जैसे एटोपिक वाले बच्चे हैं, उसमें जितना जल्दी आप बाथरूम से बच्चे को निकाल दोगे उतना बच्चा वो सही रहेगा। बाथरूम से निकलते ही जिसका स्किन ज़्यादा ड्राई रहता है उनको मॉइस्चराइज़र पूरे शरीर पे लगाना चाहिए। मॉइस्चराइज़र नहीं है तो नारियल का तेल ही लगा लीजिए, लेकिन तुरंत बाद। उससे क्या होगा कि स्किन अच्छे से ऑब्जॉर्ब करता है जबकि बॉडी पे पानी रहता है। तो एक ये है। उसके बाद आप जैसे कि फीमेल्स को ज़्यादा कुछ यूज़ करना होता है तो उसमें डेली आप चाहिएगा तो मॉइस्चराइज़र फेस पे ज़रूर यूज़ करना है। अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग मॉइस्चराइज़र यूज़ कीजिए, क्योंकि आपका स्किन ऑयली हुआ तो ये नहीं कि आप बहुत मोटा थिक मॉइस्चराइज़र यूज़ कीजिएगा फिर आपको पिंपल्स निकलने के चांसेस होते हैं। तो उसमें थोड़ा ऑयल फ्री, ऑयल बेस्ड वाला मॉइस्चराइज़र नहीं देते हैं। फिर डेली यूज़ में आप चाहिएगा तो सनस्क्रीन का प्रयोग करें बिल्कुल। क्योंकि सनस्क्रीन का प्रयोग करने से क्या होता है कि बहुत सारी बीमारियां भी नहीं होती हैं जो धूप से रिलेटेड होते हैं, और साथ में टैनिंग से बचते हैं। ये हो गया। और रात में भी आप फिर से मॉइस्चराइज़र यूज कर सकते हैं, बस मेनली लाइन। इसके अलावा आप कोई भी मेनली मैं ये बोलूँगा, आजकल सोशल मीडिया पे सब लोग डॉक्टर बने बैठे हैं, तो इसलिए किसी भी प्रकार का आप खुद से ट्रीटमेंट ना करें। बेटर हो कुछ भी आपको बीमारी इस टाइप का होता है स्किन से रिलेटेड तो कहीं ना कहीं आप जाके स्किन के डॉक्टर से मिलें। तो ये थे डॉक्टर गोविंद, जिन्होंने आपके सारे सवालों को लगता है जवाब दे दिया है। और अगर आपको ज़रूरत है कि चर्म रोग से जुड़ी हुई किसी भी समस्या से निजात पाने के लिए, तो ऑनलाइन मीडिया का भरोसा मत करें, सोशल मीडिया का भरोसा मत करें, किसी न किसी चिकित्सक से आप जरूर मिलें। ये आपको चर्चा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।